नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अध्याय नंबर 6 की, जिसमें अध्याय नंबर हमारा है हमारा देश भारत। यानी भारत के बारे में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है एनसीईआरटी बुक कक्षा 6 में इन्होंने दी है। तो इसके बारे में जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। भारत के अंदर हम देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, और भारत में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने राज्यों से गुजरती है, और भारत के अंदर कितने भौतिक प्रदेश हैं, उन भौतिक प्रदेश में से कौन कौन सी नदी गुजरती है, और इनके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और भारत के अंदर कितने द्वीप समूह हैं। वीडियो देखने से पहले सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर पहुंच पाए। ठीक है। और एनसीईआरटी से संबंधित हमने जो है एक सीटेट एग्ज़ाम और रीट लेवल एग्ज़ाम सेकंड के लिए आगामी आने वाले हो। रीट लेवल सीटेट का एग्ज़ाम 24 जनवरी को है, 23 जनवरी को या 21 जनवरी को होगा। तो एनसीईआरटी बुक्स स्पेशल हमने सामाजिक अध्ययन, जितनी भी कक्षा 6 से लेकर 10 तक एसएसटी की बुक है सामाजिक अध्ययन की, हम पूरी चर्चा करेंगे। शेड्यूल आपको मिल जाएगा, जितने भी कक्षा 6 के जैसे बुक हैं उनकी एक शेड्यूल मिल जाएगा, कक्षा 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ठीक है। मात्र प्राइज इसके 100 रुपये ही हैं। 100 रुपये में आपको जो है कक्षा 6 से 10 तक पुस्तक नवीनतम संस्करण मिल रही है। अच्छे तरीके से इनको निकाल लो रीट और सीटेट के एग्ज़ाम से पहले प्रताप क्लासेस की ऐप को डाउनलोड करके। ठीक है। देखिए, बात करते हैं हम, फिर वापस हम चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है बुक्स में कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ये एनसीईआरटी बुक में जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं तो हमें ये क्वेश्चन मिलता है। तो उसमें तो दिया हुआ है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो हम पूरी चर्चा करेंगे। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा मैं मैप पे आपको बता दूं कि देखिए, भारत का आप देख सकते हो कि भारत की लंबाई ज़्यादा है मैप की, और चौड़ाई लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। ठीक है। तो देखिए, चौड़ाई की हम बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर है। आपसे पूछ ले, ये तो हो गया भारत का उत्तर दिशा, और ये हो गया दक्षिण दिशा, उसके बाद ये होगी पूर्व दिशा। ठीक है। ये जैसे इस प्रकार दिया हुआ है, इस प्रकार ये हमारा भारत है। उत्तर दिशा का आपको पता है, ट्रम्प कंपास आपने मानचित्र पहले पढ़ा होता, उससे जो है उत्तर दिशा निर्धारित की जाती है। तो भारत की उत्तर दिशा इंदिरा कोल, ये है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए, पूर्व दिशा है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, और हम बात करें पश्चिम दिशा है गुहार मोती गुजरात के अंदर, और दक्षिण दिशा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी कन्याकुमारी तमिलनाडु। आपसे पूछ ले मुख्य भूमि की भारत की बात करेंगे तो कन्याकुमारी तमिलनाडु हो जाएगा। वैसे बात करेंगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप में हो जाएगा, जहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, ये हो जाएगी भारत की दक्षिण बिंदु। ये याद रखना है। भारत के इस साइड जो है अरब सागर है, याद रखना है, और इस साइड बंगाल की खाड़ी। ठीक है। ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अरब सागर में। ठीक है। भारत की आपसे पूछ ले, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत के साथ हम बात करें तो 7 देशों की सीमा लगती है। ठीक है। जैसे थोड़े मैं आपको बताता हूँ, चाइना है, जैसे पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, और नेपाल है, भूटान है, और बांग्लादेश है, म्यांमार, इनकी सीमा भारत के साथ लगती है। तो इनके बारे में पूरी डिटेल से हम देखते हैं मुख्य तथ्य में क्या है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये एनसीईआरटी के बुक में हूबहू लाइन है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किमी है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किमी तक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह है, तटीय भाग तथा द्वीप में स्थल रूपों की विभिन्नता को ये दर्शाते हैं। तो आप जान सकते हो कि हमारी भारत की प्रकृति के बारे में जाने तो बहुत ही अच्छा एक नेचर है हमारी भारत का, और भारत का क्षेत्रफल आपने पता कर ही लिया। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, भारत का क्षेत्रफल है, और उत्तर से जो लंबाई है और चौड़ाई, दोनों आपको याद रखनी है। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा बन रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है। क्या पूछ रहा है, अच्छे तरीके से लैंग्वेज को पढ़ना है कि भारत की मुख्य भूमि का क्या पूछा इसने, मुख्य भूमि का दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये हमारा दक्षिण है और ये हमारा उत्तर है।
बस ये थोड़ा आपको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को पढ़ना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जवाब आपको देना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से देखिए 37 डिग्री 6 मिनट, आप देख सकते हो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश है हमारा भारत का अक्षांश, ये याद रखना है। इसमें देख लीजिए 37 डिग्री 6 मिनट, तो देख लिए 8 डिग्री 4 मिनट। इसने पूछा दक्षिण से उत्तर है, उसी तरह आपको जवाब देना होगा। अगर आपसे पूछता उत्तर से दक्षिण तो उसी प्रकार आप जवाब देते। इसका आंसर होगा दक्षिण से उत्तर की ओर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, एक तो आपको याद रखना है भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट, जो ये स्थान देख रहे हो ना, ये कोमा सा लगा, ये मिनट का है, किसको दर्शाता है, मिनट को दर्शाता है, ये डिग्री को। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। जो विद्यार्थी सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट लेवल सेकंड की आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी यूपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। चाहे आप सेंटर में केवीएस की तैयारी कर रहे हो तो भी एनसीईआरटी पढ़ने की पड़ेगी, क्योंकि अभी एनसीएफ जो जारी किया हुआ है एनसीएफ सेंटर के द्वारा, उसमें 80% जो डाटा है वो एनसीईआरटी का डाला जाएगा, 20% डाटा जो है अन्य स्टेट का डाला जाएगा आपके लिए, इंडिया जैसे भी इस प्रकार, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक एनसीईआरटी की बात करूँ तो इसमें आपको जैसे एनसीईआरटी के अंदर पॉलिटिकल और हिस्ट्री और ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था, ये सारी बुकें आपकी कंप्लीट हो जाती है, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं, बेसिक आपको एनसीईआरटी से ही तैयार होगा। देखिए पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच में है। इसने पूछा अब पश्चिम से लेकर पूर्व तक, ये है हमारा पश्चिम और ये है हमारा पूर्व तक, ये देशांतर क्या है, क्या है देशांतरीय विस्तार क्या है। देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक क्या है हमारा देशांतरीय विस्तार है। इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री पूर्वी 25 मिनट क्या हो जाएगा, ये देशांतरों के बीच में है हमारा भारत। एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए ये है देशांतर, ये आप देख रहे हो दिए, और ये है देखिए 96 डिग्री यहाँ पे, तो ये 97 डिग्री आगे है, तो 97 डिग्री 25 मिनट। ग्लोब में देखोगे तो अच्छी तरीके से आपको पता लग जाएगा मैप में। देखिए बात करते हैं अगला 4 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, कर्क रेखा को क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री पर है, कितनी पर है 23.5 डिग्री पर, इसलिए 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश किन राज्यों से होकर गुजरती है। मैप मैंने अन्य लगाए हैं ताकि आपको और भी अन्य जानकारी प्राप्त हो। इसमें देखिए गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, तो कहाँ से गुजरती है हम बात करें तो देखिए पहला आ जाता है हमारा कर्क रेखा का गुजरात आ जाता है, इसमें ऑप्शन है, फिर मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके बाद झारखंड से, उसके बाद हम बात करेंगे त्रिपुरा से, उसके बाद में ये मिजोरम और मणि यहाँ से त्रिपुरा से गुजरती है। तो कितने हो गए 1 2 3 और ये 4 और 5 और 6, ठीक है, और राजस्थान से भी गुजरती है 7, ठीक है। और हमारा रह गया यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ पे छुपा हुआ थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। 8 राज्यों से क्या गुजरती है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये मैप में आपने देख लिया कि 8 राज्य कौन कौन से हैं, क्रम से आपसे पूछ ले तो गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर झारखंड है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इसी प्रकार के आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसमें सभी हो जाएंगे। देखिए गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, त्रिपुरा से और मिजोरम से। देखते हैं आगे क्या है इसमें, तो केवल इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी राज्यों से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। आगे हम बात करते हैं व्याख्या। देखिए कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो ये याद रखना फैक्ट आपको, जो इस प्रकार है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम से बिल्कुल गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितने देशों के साथ लगती है, 7 देशों के साथ में। अभी हम चर्चा करेंगे ये कौन कौन से देश हैं जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे देखिए पाकिस्तान की, जो 3323 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है भारत के साथ में। फिर इसी के जस्ट ऊपर देखेंगे ये है अफगानिस्तान। आपसे पूछ ले कि भारत के साथ में सबसे कम सीमा किस देश की लगती है, तो वो हो जाएगी सबसे कम सीमा आपसे पूछ ले तो अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर लगती है।
उसके बाद हम चीन की बात करेंगे तो चीन की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने आपको अन्य फैक्ट बताने के लिए ये टॉपिक डाले हैं ताकि आपको क्वेश्चन का पता चल जाए किस प्रकार क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। ठीक है, नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल 1751 किलोमीटर लगता है। फिर यहाँ पे लगता है ये, ठीक है, उसके बाद ये भूटान, ठीक है, भूटान की 699 किलोमीटर। फिर है ये बांग्लादेश, यानी आपसे पूछ ले कि भारत के साथ में सर्वाधिक सीमा किस देश की लगती है तो वो हो जाएगा बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। फिर रहता है म्यांमार, जो बर्मा कहते हैं, 1643 किलोमीटर इसकी सीमा लगती है। फिर हम बात करें कुल स्थलीय सीमा की, आपसे पूछ ले कि स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर टोटल, आपसे पूछ ले ओनली स्थलीय। फिर आपसे पूछ ले कि समुद्र तट की लंबाई कितनी हो जाएगी कुल, तो 7517 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7517 किलोमीटर। डाटा याद रखना है। जो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या रीट लेवल सेकंड की एग्ज़ाम की तैयारी करें, तो उनके लिए अन्य जो तथ्य बताए जा रहे हैं बहुत ही बेसिक है आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए, भारत देश की स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ जुड़ी हुई है। ये देश हैं चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। ठीक है, सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान की, सबसे ज़्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनती है, तो बांग्लादेश, 4096.7 किलोमीटर जो है इसकी सीमा लगती है, याद रखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। आगे देखिए, भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी देशों से घिरा हुआ है। किस देश से घिरा हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा देश से हो गई, मणिपुर, असम, सिक्किम और त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। देखिए, ये है त्रिपुरा। ये किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से, त्रिपुरा, तीनों ओर से घिरा हुआ है। देखिए, आप देख सकते हो यहाँ से ये इस साइड भी घिरा हुआ है, इस साइड भी घिरा हुआ है, इस साइड भी घिरा हुआ है, और इस साइड की इसलिए असम की और मिजोरम की सीमा लगती है 2 देशों की। तो एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैप थोड़ा सा मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको थोड़ा पता चल सके कि कौन सा राज्य है, किस प्रकार क्वेश्चन को हम चर्चा कर सकते हैं। अगला मुख्य तथ्य की हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका आंसर होगा, इसने पूछे 3 तरफ से घिरे हुए हैं। एक तो त्रिपुरा ही अपना, एक और हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम किन किन देशों से घिरा हुआ है? सिक्किम अपने नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। ये है भूटान अपना, और इसी के जस्ट साथ में है नेपाल और चीन। तो सिक्किम भी ये देखिए यहाँ पे है, ये नेपाल है इसी के जस्ट में, और ये भूटान है, और ये ऊपर कौन सा है? चीन है। तो ये 2 राज्य हैं जो 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं। एक हमारा त्रिपुरा हो गया, और ये हमारा सिक्किम हो गया। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बात करिए तो इसका आंसर हो जाएगा अपना, देखिए 3 और 4 बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। 3 और 4 बिल्कुल आंसर सही है। आगे बात करते हैं हम। देखिए, सिक्किम एवं त्रिपुरा 3 तरफ से दूसरे देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। सिक्किम नेपाल, भूटान व चीन से 3 तरफ से घिरा है, जबकि त्रिपुरा बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है, याद रखना है आपको। देखिए, अगला क्वेश्चन बनता है कि विंध्यन व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? ये एनसीईआरटी के बुक में हूबहू लाइन दी हुई है, तो कौन सी नदी बहती है? तो मैप तो मैं एक्स्ट्रा लेकर आया हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। तो इसमें नर्मदा हो जाएगा इसका आंसर। विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत, देखिए थोड़ी सी हम मैप के बारे में बात करें तो ये है हमारी सतपुड़ा श्रेणी। कौन सी है? सतपुड़ा। और ये इसी के जस्ट में ये है विंध्यन रेंज यानी श्रेणी, और यहाँ से ये नर्मदा, देखो ये है नर्मदा। तो इसने पूछा है कि कौन सी नदी बहती है, तो नर्मदा नदी। तो अच्छे तरीके से आपको मैप में भी याद हो जाएगा। ठीक है, आगे भी बात कर लेंगे हम। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्यन पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, अर्थात नर्मदा नदी विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है। अगला देखिए, क्वेश्चन की बात करते हैं। तापी नदी के बारे में स्पेशल दिया हुआ है, तो थोड़ा सा मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बनाया है। तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है, बिल्कुल सही, अभी चर्चा की थी। तापी नदी नहीं है, बिल्कुल नर्मदा थी, थोड़ा कन्फ्यूज हो गए। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीपीय की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत अवस्थित है। इसका जवाब हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा केवल, हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक ही जो है कह सकते हैं इसका आंसर। तो इसने पूछा है कि सत्य है, तो केवल एक ही सत्य है। तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। ठीक है, आप देख सकते हो ये है तापी नदी।
थोड़ा सा देख सकते हो। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और ये तापी नदी, थोड़ा सा मैंने सोचा चित्र दिखा देता हूँ आपको। देखिए, तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है, खंपात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता व सतमाला पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, तो इसमें जो बिल्कुल आंसर जो होगा वो 1 नंबर ही होगा। क्यों होगा, देखिए इसकी बात करें तो देखिए तापी नदी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र, बिल्कुल एकमात्र नहीं है, नर्मदा भी जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए इसमें देखिए तो मुख्य तथ्य में इसने कहा है स्पष्ट, तापी नदी के अलावा नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। ठीक है, तो नर्मदा आ गया, तो 2 नंबर ऑप्शन गलत हो गया। खंपात की खाड़ी में गिरती है तथा अजंता व सतमाता पर्वत तापी नदी के दक्षिण में अवस्थित और नर्मदा नदी के दक्षिण में, तो बिल्कुल 1 नंबर आंसर हो जाएगा। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखला में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका क्रम बताएं। देखिए उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम हम बताएंगे, पहले हम मैप में देखते हैं। देखिए उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय आएगा। ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ है ये, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, उसके बाद वृहत हिमालय, फिर लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। आप देख सकते हो ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है शिवालिक श्रेणी, यानी सबसे दक्षिण में कौन सी हो जाएगी, शिवालिक श्रेणी हो जाएगी, याद रखना आपको। उसके बाद ये हिमालय है पूरा का पूरा, और फिर जास्कर श्रेणी है, लघु हिमालय और लद्दाख श्रेणी है, ये इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इसका आंसर की हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें पूछा है कि 3 मुख्य समांतर बांटा गया जाता है, तो उत्तर से दक्षिण हमें क्रम बताना है इनका। उत्तर से दक्षिण देखिए सबसे पहले आएगा वृहद हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। मैंने बताया कि अंत में शिवालिक आ गया ऑप्शन में, तो आपको ये करना है। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है आपको। तो देख लिया हमने चित्र। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर में बर्फ़ से ढका हिमालय हमारे देश के लिए संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ़ का घर। हिम यानी बर्फ़, आलय यानी घर। हिमालय पर्वत को मुख्य 3 समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में है, उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक सबसे दक्षिण में अंत में श्रृंखला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए। महानदी दी हुई है, गोदावरी दी हुई है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, 4 नदियां दी हुई है। तो देखते हैं हम थोड़ा क्या है। उपयुक्त में से कौन सी नदियां क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। नीचे दी गई है और ऑप्शन में दिया है कि नदियां, कौन सी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए उपयुक्त सभी नदियां जो है डेल्टा का निर्माण करती है। ये देखिए डेल्टा किस प्रकार बनता है, आप देख सकते हो, ये है डेल्टा। ठीक है, तो महानदी भी बनाती है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, चारों ही नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं व्याख्या की। महानदी गोदावरी, कृष्णा व कावेरी ये सभी पूर्व की बहने वाली नदियां हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। याद रखना, एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। जो सीटेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे वह मैं करवाऊंगा एनसीईआरटी करवाने के बाद में, जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम के पूछे गए हैं एनसीईआरटी के। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन सा कथन सत्य है। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में बताना है। यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल सही है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें बात करें तो इसका आंसर हमें देखें तो 1 व दोनों बिल्कुल कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए गंगा एवं नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा जो है विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी मुहाने पर बनाता है, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है, उस जगह को हम क्या कहते हैं, नदी का मुहाना कहते हैं। आगे देखिए, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है। भारत का कौन सा द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप में, पाम्बन द्वीप में। तो कौन सा हो जाएगा भारत का, तो लक्षद्वीप में हो जाएगा भारत का द्वीप में। ये देख सकते हो, ये है प्रवाल द्वीप, छोटे छोटे प्रवालों से बने हुए द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, छोटे छोटे जीवाणुओं से बने, धीरे धीरे तो ये एक प्रवाल द्वीप बन चुके हैं। भारत में 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में। दोनों को याद रखने हैं। अरब सागर भारत की इस साइड है, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये तो है। इसने पूछा कि अरब सागर में कौन है, लक्षद्वीप।
आपसे पूछ ले, लक्षद्वीप है इधर और अंडमान निकोबार इस प्रकार बना हुआ है भारत के जस्ट नीचे, इस प्रकार भारत के जस्ट नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह बने हुए हैं, याद रखना है आपको। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक, ये देख सकते हो ये है शिवालिक की श्रेणी। सबसे नीचे ट्रांस हिमालय आएगा, फिर उसके बाद बृहद हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ये आप देख सकते हो ये है पश्चिमी घाट, पूरा का पूरा ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। आप देख सकते हो इसी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है? श्रीलंका व मालदीव, भारत व श्रीलंका, भारत और मालदीव। तो भारत व श्रीलंका के बीच में कौन सी है? पाक जल संधि है, ये है श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश, और ये है भारत। इन दोनों के बीच में कौन सी है? ये है हमारी पाक जल संधि, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन सी है? अब मैंने बताया था अरब सागर में कौन सा हो जाएगा, तो अरब सागर में हो जाएगा लक्षद्वीप द्वीप समूह। कौन सा? लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे देखिए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली, देख सकते हो ये है अरावली श्रेणी, और ये भारत की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। ये देखिए ये है नर्मदा नदी, ठीक है, और ये है ताप्ती, ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, याद रखना है आपको। ये सतपुरा श्रेणी है और ये विंध्याचल श्रेणी है, ये पूरब है और ये पश्चिम की ओर जा रही है नदियाँ, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार बह रही है नदियाँ और खंपात की खाड़ी में जाकर गिरेगी। फिर देखिए गंगा नदी, ये देख सकते हो ये है गंगा नदी। फिर यमुना नदी है ये, ठीक है, इन पहाड़ियों से निकल रही है। ये जो पहाड़ियाँ हैं शिवालिक की है, श्रेणियाँ की है, लघु हिमालय, ये सारा। सिंधु नदी देखो यहाँ से निकली और इस प्रकार जा रही है, देखो यहाँ से इस प्रकार पूरी ये इस प्रकार सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी। और इससे जो नदियाँ निकलती है ये देख सकते हो आप, सतलुज नदी निकलती है, फिर सतलुज के बाद में ये रावी नदी, फिर चिनाब नदी, फिर झेलम नदी, ये सारी सिंधु की सहायक नदी हैं, याद रखना है आपको। ये है हमारी महानदी जो डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे ही डेल्टा क्षेत्र है, सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। आगे देखिए, भारत को 5 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो भारत के 5 भौतिक आपसे नाम पूछ ले, ऑप्शन में नहीं दिया जाए और से आपको ऑप्शन दिया जाए कि निम्न में से कौन सा भौतिक भाग नहीं है। उत्तर का विशाल मैदान है, ठीक है, और उत्तर भारत के मैदान है ये, और प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है। उसके बाद तटीय मैदान है, ये जो तटीय सारे के सारे तटीय मैदान है, और द्वीप समूह। दक्षिण पठार को ही प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। और तटीय मैदान आगे उत्तरी मैदान, ये जो गंगा का क्षेत्र है ये सारा का सारा जलोढ़ मिट्टी से बना है, तो ये उत्तर का मैदान हो गया। ये विशाल पर्वत आगे जो श्रेणियाँ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, तो इस प्रकार बांटा है। फिर कुछ कक्षा 6 के अध्याय में दिया हुआ है कि आप जानते हैं प्रवाल द्वीप के बारे में जानें। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल है जिसे पोलिप कहा जाता है, याद रखने। ऑप्शन में आपको इसी प्रकार के मिलेंगे। प्रवाल छोटे समुद्री जीवों के कंकाल है जिसे क्या कहा जाता है? उसे पोलिप कहा जाता है। तो इस प्रकार को आपको सत्य असत्य के क्वेश्चन मिलेंगे। जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे होते जाते हैं तथा इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रवाल द्वीपों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो आज के इतने ही क्वेश्चन थे। एनसीईआरटी कक्षा 6 के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैंने सारे निचोड़ निकाल दिए हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा और इससे बाहर कुछ पढ़ना भी नहीं है आपको। एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिए तो एनसीईआरटी आपको बार बार ऐसा नहीं है कि पढ़नी पड़ेगी। तथ्य के साथ, मैप के साथ मैंने पूरा निचोड़ तो दे दिया है। अब चाहे तो आप पढ़ सकते हो, बाकी एक बार अच्छी तरीके से एनसीईआरटी बुक को पढ़ें, फिर मेरे साथ ये क्वेश्चन दें और कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आपको अब लग रहा होगा कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है तो हम तैयारी नहीं करेंगे, तो बस दिसंबर के बाद में, जनवरी के बाद में भर्तियों की झड़ी लग जाएगी। सरकार कह रही है, हम सरकार जो भी बनेगी वो कह रही है 2.5 लाख भर्ती देंगे हम, तो 2.5 लाख में देख लो आप, लाख भर्ती तो आएगी आएगी। टीचर की अब रेट की कह रहे हैं कि 12,000 पद जो है इसमें आने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड के 4400 पद आएंगे, उसके बाद में सेकंड ग्रेड के 6 से 8,000 पद कह रहे हैं। तो आप अभी से तैयारी लगोगे तभी आप इन 4,000 सीटों पर एक सीट बना पाओगे। अभी से तैयारी लगोगे तब 2 या 4 महीने में, ठीक है। जो विद्यार्थी नए हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लो, जिन्होंने बीएड कंप्लीट कर ली है या
अच्छी तरीके से तैयारी करें तो उनके लिए बेहतर मोड है। एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए खाली टाइम के अंदर, फिर बाद में ये टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10 तक बहुत बड़ी हो जाती है, इनको निकालना आसान नहीं है। एक बार आप अच्छी तरीके से वीडियो को निकाल लोगे अब, उसके बाद में आपको जल्दी जल्दी से क्वेश्चनों को देखने हैं और बुक को पढ़ने हैं। तो प्रताप क्लासेस के ऐप पर जो टेस्ट सीरीज़ है एनसीईआरटी की वो लें और अच्छी तरीके से उसको टेस्ट करें। उसके बाद मैं आपको डेली वीडियो टेस्ट के बाद में एक दिन बाद में शाम को 6 बजे डेली वीडियो आपको मिलेगी और आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अब हमारी कक्षा 6 की बुक होगी स्टार्ट। कक्षा 6 की बुक होगी स्टार्ट, हमारा अतीत भाग फर्स्ट। ठीक है, अतीत को हम जानेंगे, इतिहास के बारे में जानेंगे और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं हम पूरा निचोड़ लेकर आएंगे। तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।